हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट स्टेप 4 में। और हम पढ़ रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर के पार्ट 5 को करेंगे। आज हम 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो से, जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था। अब उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, जिसमें कियोसाकी अपने रिच डैड से पूछते हैं कि मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में ही बोल दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थी, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी नहीं देख सकते थे, वह देखने की योग्यता हम में आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं। हम केवल अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो, डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उस उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता, तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह से जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार, अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोगों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल ने उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि अपने दोनों डैडियों से अलग-अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में क्या कह रहे थे? पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने यह देखा कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी से में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है।
हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी क्षण तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत है। डर की इच्छा और भावनाओं के कारण ही ज़्यादातर लोग तनख्वाह के चेक और तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागे भागे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। असल में वे यह सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए ये विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा फिर से। आपके कहने का मतलब है यह है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरफ हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रोब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नई नाव और आलीशान घर, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। डर आपके दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है और भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें यह फैसला करना है कि यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद किया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यावसायिकों, लोगों, पुलिस अफसर, दमकल कर्मियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुम अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी हुई चीज़ें सुख सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी
मत बनने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। जो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और यह महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया था। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। हम केवल ऐतिहासिक तारीखों के नाम रटते हैं और सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बिन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई बिन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बिन काउंटर्स में काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए, कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे कि बहुत सी समस्या पैदा हो जाती हैं। बिन अकाउंटिंग की भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में करना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया, तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप से जानोगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो तुम लोगों को ब्रायर पेच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम निकाला जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टॉर बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पेच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच के बीच ब्रायर पेच है।
अपने डर से पीछा छुड़ाकर अपने लालच का सामना करके अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। विचारों को सुनने से? माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच नहीं पाते और इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं, और वे भी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बचो। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टॉरबेबी की। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो, पैसे से काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने कहा, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है। अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह की भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी, और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर काम आया, खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है, जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो लोग डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है।
धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि $1 का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की जिंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं या कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ आया कि यह बड़े पते की बात थी। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे रहता है, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों का कभी भी देख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यह मिलते हैं। जिस वक्त तुम अपना मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान में समझ लो ताकि जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। यह टॉर बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला इस हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बात करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड की ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा था पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड में के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं उसके ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में ही आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे का इंतज़ार किया। जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली थी। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी।
स्कूल ख़त्म होने के बाद वह दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खोलती थी और पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे। वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था। एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था, उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते थे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों में कॉमिक्स इकट्ठी करते रहते। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई थी। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति को जोर डालना पड़ता था ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा एक अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम अपने मालिक के मोहताज नहीं थे। मोहताज नहीं था। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। तो दोस्तों, हमारा ये सेकंड चैप्टर का 5th पार्ट आज यहीं ख़त्म होता है और हमारा इस तरह से आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम इसके आगे का चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो।